A very good morning to all of you. राम राम। आज मैं डॉक्टर श्वेता फिर से आपके सामने संजीवनी कार्यशोधन संस्थान गोहाना की ओर से दूसरा सेशन लेके प्रस्तुत हूँ। तो जैसे कि हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, काफ़ी हद तक आपको एक आयुर्वेदा का ओवरलुक दिया था कि एक्चुअली में आयुर्वेदा है क्या, क्या उसको हम समझ सकते हैं, क्या वो सिर्फ एक वैद्य और जड़ी बूटियों से ऊपर है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है और उसका मेन एम क्या है, गोल क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने उसके आधारभूत कुछ पिलर्स समझे थे, जिनमें कि त्रिदोष आता है और इसके साथ ही साथ पंच महाभूत आते हैं। पंच महाभूत के बारे में एक ओवरलुक दिया था आपको कि एक्चुअली पंच महाभूत कैसे बना है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स में कैसे इम्पॉर्टेंट है। आज हम थोड़ा सा उसके बारे में और डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ एक डिजीज के बारे में बात करेंगे जो कि आजकल बहुत ही कॉमन है, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम आयुर्वेदा में संधिगत वात बोलते हैं, जो आजकल बहुत ही कॉमन है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हमने कल भी लास्ट में डिस्कस किए थे, आज भी हम लास्ट के कुछ 10-15 मिनट्स इस डिस्कशन के लिए रखेंगे। तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आप इसमें चैट बॉक्स में, अपने कमेंट बॉक्स में उनको लास्ट में ऐड कर सकते हैं, जिसको हम एक एक करके लेंगे और उनका आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक फ्री सेवा है राम शरणम आश्रम की तरफ से। तो इसमें हम सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं आप तक अवेयरनेस पहुंचाने की, आयुर्वेदा की, साथ ही साथ योगा की, कि इतने बुरे समय में जब चारों तरफ टेंशन का माहौल है, डर का माहौल है, तो कैसे आप घर बैठे भी थोड़ा सा इनकी बारे में अवेयरनेस लेके, नॉलेज लेके थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और लोगों को इसमें जोड़ते जाएं, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठाते जाएं। जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ेंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, उतनी ज़्यादा खुशी हमें होगी कि हम उतने लोगों तक अपनी बातें पहुंचा पा रहे हैं, उतने लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप को किसी ना किसी चीज़ से इसमें रिलेट करता ही है, कर भी पाता है। किसी को फैमिली में घुटनों का दर्द होगा, या जानने वाले का होगा, या फ्रेंड का होगा, या कहीं ना कहीं एक उम्र में आके ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। और नहीं भी हो तो एक अवेयरनेस मिल जाती है और आप ये जान सकते हैं कि हम इसमें आयुर्वेदा और योगा से क्या कर सकते हैं। साथ ही ये अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि आपने कुछ डिस्कस करना है, या फिर आपका कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ शेयर नहीं कर सकते हैं, या आपको और डिटेल जानकारी चाहिए, तो फिर आप प्राइवेट कंसल्टेशन के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए ग्रुप पे हम मिस्टर चेतन सकलानी का नंबर डालते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करके उसको प्री बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उस पर हम और डिटेल्ड डिस्कशंस किसी भी प्रॉब्लम पे कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ मुझे इसका ट्रीटमेंट करवाना है, या ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो बेशक संजीवनी कार्यशोधन आपका संस्थान आपका मोस्ट वेलकम करता है। आप कभी भी आके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। हम आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योगा, मेडिटेशन, डाइट, एक होलिस्टिक अप्रोच, लाइफस्टाइल और डाइट से लेके हम उसमें एक ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें आपकी फुल बॉडी एक तरह से रिजुविनेट हो जाती है, जो कि आजकल के इस भागदौड़ के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे मेरी तरफ से। साथ ही साथ आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं, आप बेशक अपना लास्ट में कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। तो चलिए कल का सेशन का हम एक क्विक 2 मिनट्स में ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि आपका रिकॉल हो जाए, रिवाइज भी हो जाए आगे बढ़ने से पहले। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना है, आयु प्लस वेद, जिसका प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, जो कि फर्स्ट नंबर पे आता है। और तब आता है डिजीज व्यक्ति, यानी कि आतुर के विकार का प्रशमन करना। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम च, आतुरस्य विकार प्रशमनम च, ये 2 उसके प्रयोजन हमने डिस्कस किए थे। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो आयुर्वेद है वो बेसिकली त्रिदोष, त्रिगुण, धातु, मल, मूत्र, इन पे निर्भर करता है। और इसी में से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है जो कि पंचमहाभूत होता है,
पंच महाभूत 3 शब्दों से मिलकर बनता है, पंच, महा और भूत। पंच का अर्थ होता है 5, महा का अर्थ होता है ग्रेट या महान, और भूत का अर्थ होता है भू सत्तायाम, यानी कि जिसकी भी सत्ता हो, जिसकी एग्जिस्टेंस हो। तो जैसे कि हमने कल बात की थी कि हर एक चीज में, इस पूरी सृष्टि के निर्माण में, यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग्स के निर्माण में भी ये पंच महाभूतों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। लेकिन ये खुद भी उत्पन्न हुए होते हैं, ये खुद उत्पन्न होते हैं तन्मात्राओं से। तो सबसे पहले अव्यक्त होता है, फिर उससे उत्पत्ति होती है महान की, उससे उत्पत्ति होती है अहंकार की, उससे उत्पत्ति होती है पंच तन्मात्राओं की, और फिर जाके उनसे उत्पत्ति होती है पंच महाभूतों की, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इनकी अपनी अपनी तन्मात्रा है जिनसे ये उत्पन्न हुए होते हैं। जैसे कि आकाश की मैंने आपको कल बताया था, उसकी तन्मात्रा होती है शब्द यानी कि साउंड। वायु की होती है स्पर्श यानी कि टच। अग्नि की होती है रूप यानी कि विजन या साइट। जल की होती है रस यानी कि टेस्ट, और पृथ्वी की होती है गंध यानी कि स्मेल। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा और इलैबोरेटेड बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट महाभूत, जो कि है आकाश महाभूत। तो जब हम बात करते हैं आकाश की, तो हमारे दिमाग में जो एक चीज आती है वो आती है हमारे ऊपर का आसमान या आकाश। जी हाँ, लेकिन उससे हम क्या अपने माइंड में ला सकते हैं? एक बहुत बड़ी स्पेस, एक ऐसी चीज जिसको मेजर करना पॉसिबल ना हो, जहां पे फ्री फ्लो हो सके। तो जी हाँ, बिल्कुल, आकाश का मतलब होता है एक ऐसी खाली स्पेस, हॉलो स्पेस या खाली स्पेस, जहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जहां पे मूवमेंट फ्री हो सके, अनऑब्स्ट्रक्टेड हो सके। उससे हम रिलेट कर सकते हैं एक ऐसे महाभूत को जिसको हम बोलेंगे आकाश। इसकी तन्मात्रा यानी कि जिससे ये उत्पन्न हुआ होता है वो होती है शब्द यानी कि साउंड। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसका हमारी बॉडी से क्या रिलेशन है, कौन सा ऐसा सेंस ऑर्गन है जहां पे प्राइमरीली जो आकाश महाभूत है वो रहता है या उसका अधिष्ठान है। तो वो है कान या ईयर्स। क्यों? क्योंकि ईयर्स में जो साउंड वेव्स है उनको ट्रांसमिट करने के लिए एक हॉलो ऑर्गन है वो, जहां से साउंड वेव्स ट्रांसमिट होती हैं। तो इसी वजह से देखिए कितना साइंटिफिकली आज से हजारों सालों पहले आयुर्वेदा में रखा गया, एक एक चीज कितना साइंटिफिकली रखी है कि यदि शब्द तन्मात्रा से आकाश बनता है तो उसका रिलेशन होता है हमारे सेंस ऑर्गन जो कि ईयर से है। उसमें दोनों चीजें आती है, वो हॉलो भी है प्लस वो शब्द को रिसीव भी करता है, यानी कि साउंड वेव्स को वो अंदर ट्रांसमिट भी करता है, तब जाके वो ब्रेन में उसका मेटाबोलाइजेशन होता है एंड देन वी कम टू नो अबाउट इट that this is this sound or that is that sound। ये हुई बात इसके तन्मात्रा की, इसके सेंस ऑर्गन की, क्यों रिलेट हुआ है। अब बात करते हैं आकाश महाभूत की क्वालिटीज की या इसके गुणों की। तो इसका जो गुण होता है वो है लाइट, क्लियर, इमेजरेबल और सटल। अब ऐसी बहुत सी चीजें हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था यावंतो ही लोके मूर्तिमान तो भाव विशेष तावंतो ही लोके द्रव्य, यानी कि जो भी भाव बाहर की दुनिया में या यूनिवर्स में या नेचर में है वो ही सेम हमारे अंदर भी है, बिकॉज हम इसी नेचर का एक पार्ट है। और वाइस वर्सा, जो हमारे अंदर है वो बाहर नेचर में है, जो बाहर नेचर में है वो हमारे अंदर भी प्रेजेंट है। तो क्या ऐसे हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स हैं या कुछ पार्ट्स हैं जो आकाश महाभूत प्रधान होंगे? तो आकाश महाभूत का होता है जो भी हॉलो स्पेसेस हैं, जो भी खाली स्पेसेस हैं, जिनमें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ईयर। इसके अलावा पूरा हमारा फूड पाइप है, विंड पाइप है, स्टमक है, हॉलो ऑर्गन्स में हमारा इंटेस्टाइन आता है, बोन्स का मिडिल पार्ट आता है। ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आकाश महाभूत रहता है। देखिए मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इनमें न्यूनाधिक भाव होता है, यानी कि प्रिडोमिनेंस होती है। तो हर एक चीज में सारे महाभूत प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बोन्स में वायु नहीं है या जल नहीं है या पृथ्वी नहीं है या अग्नि नहीं है। यहाँ तक कि बोन्स में अग्नि महाभूत भी प्रेजेंट होता है, जो हम इमेजिन नहीं करेंगे कि अरे हड्डियों में कैसे आग होगी, लेकिन वो क्या है, बहुत कम क्वांटिटी में होता है, 1%, 2%, इसलिए हम उसको उसके नाम पे नहीं डालते हैं।
आकाश और वायु महाभूत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनका नाम उस पर डलता है कि अस्थियों में आकाश महाभूत ज्यादा होता है। नेक्स्ट आता है वायु महाभूत। वायु महाभूत, जैसे हम वायु को क्या बोल सकते हैं, सामान्य भाषा में हम उसको बोल सकते हैं हवा या वात। तो जैसे कि बाहर आप देखिए नेचर में हवा का काम क्या है, गति करना, मूवमेंट करना। सेम वही चीज हमारे अंदर बॉडी में हम वायु से कोरिलेट कर सकते हैं, जो कि है मूवमेंट या गति करना। तो जो भी बॉडी में गतियां हो रही है, यहाँ तक कि आईज की ब्लिंकिंग, ये भी एक मूवमेंट है, क्योंकि ये ब्लिंक हो रही है, ये गति हो रही है, इसमें भी वायु महाभूत का रोल होता है। इसकी तन्मात्रा क्या है? स्पर्श। स्पर्श यानी कि टच। टच का मतलब है हम कहाँ परसीव करते हैं टच। टच हम परसीव करते हैं अपनी स्किन पे। तो स्किन बहुत सेंसिटिव है। स्किन इज द सेंसिटिव ऑर्गन फॉर परसीविंग एनी काइंड ऑफ टच और एनी काइंड ऑफ चेंज इन प्रेशर। तो इसलिए इसको रिलेट किया गया है त्वचा से, यानी कि स्किन से। अब इसकी जो क्वालिटीज हैं वायु की, वो क्या हैं? ऑफ कोर्स सबसे पहले आता है गति करना, ड्राई है, लाइट है, गतिशील है, गतिमान है, और इसके साथ साथ कोल्ड है। ये क्वालिटीज हैं वायु महाभूत की। अब हमारे शरीर में कौन से ऐसे कर्म हैं या कौन से ऐसे कार्य हैं जो ये वायु महाभूत के द्वारा किए जाते हैं? जैसे कि जितने भी तरह के मूवमेंट है, चाहे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, तो जो लंग्स का एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है, वो भी एक तरीके का मूवमेंट है। वहां पे भी क्योंकि गति हो रही है तो एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि आकुंचन हो रहा है और प्रसारण हो रहा है। ये एक एक्शन है, ये एक गति है, ये मूवमेंट है जो कि वायु के द्वारा संपन्न किया जाता है। हम आईज ब्लिंक कर रहे हैं, ये भी एक मूवमेंट है जिसमें वायु का रोल होता है। हम बोल रहे हैं जिसमें एक एफर्ट लग रहा है, उसमें भी वायु इन्वॉल्व्ड है। हम हाथ हिला रहे हैं, पाँव हिला रहे हैं, हम चलते हैं, ये भी एक गति है जिसमें कि वायु महाभूत इन्वॉल्व होता है। इसके साथ ही साथ हम खाना खा रहे हैं, वो खाना नीचे की ओर गति करता है, वो भी वायु महाभूत के कारण हो रहा है, क्योंकि उसको नीचे स्टमक की ओर फिर इंटेस्टाइन्स की ओर प्रोपेल किया जाता है, ये भी एक गति है। हम जॉइंट मूव करते हैं, ये भी एक गति है। हार्ट बीट होती है, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का उसमें भी एक एक्शन हो रहा है, वो भी वायु महाभूत के कारण हो रहा है। यहाँ तक कि इंटेस्टाइन्स में जब हम खाना खाते हैं तो उसमें आगे की ओर उसको मूव करने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, वो भी हम आयुर्वेद में वायु महाभूत के प्रधानता के कारण बोलेंगे। नेक्स्ट है अग्नि महाभूत। अग्नि महाभूत में क्या है कि जैसे कि इससे पहला महाभूत था वायु महाभूत, उसमें उस वायु के कारण गति हुई, गति के कारण फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, और फ्रिक्शन उत्पन्न होने के कारण हीट जनरेट होती है, ऊष्मा जनरेट होती है, जिससे उत्पत्ति होती है अग्नि महाभूत की। तो इसके बाद इसकी जो तन्मात्रा है वो है रूप। रूप यानी कि विजन या साइट। और इसमें जो इसके सेंस ऑर्गन है वो बहुत ही ऑब्वियस सा है कि हम कहाँ से देखते हैं, या विजन कहाँ से ले रहे हैं, या साइट कहाँ से ले रहे हैं, आंखों से। तो इसकी जो इंद्रिय एसोसिएटेड है बॉडी में वो है चक्षु इंद्रिय, या इसको हम नेत्र बोल सकते हैं या आईज बोल सकते हैं। इसकी जो क्वालिटीज हैं, जैसे कि हम थोड़ा इमेजिन भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की क्वालिटीज होंगी अग्नि में। हीट होगा, मॉइस्ट होगा, ड्राई भी हो सकता है क्योंकि कई बार ड्राई हीट भी होती है, ऊपर की ओर गति करने वाला होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वार्मथ या हीट जो उसमें प्रेजेंट होगी। अब हमारे शरीर में ऐसा क्या है जो अग्नि महाभूत के द्वारा मेजरली संपन्न किया जाता है? जैसे कि जो भी मेटाबॉलिज्म है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें अग्नि महाभूत का प्रेजेंट होना। मेटाबॉलिज्म है, जिस डाइजेशन है, इसके अलावा जो हमारा विजन है, साइट है, जो नेत्रों में एक ग्लो है, जो स्किन में एक ग्लो है, जो बॉडी टेम्परेचर एक नॉर्मल मेंटेन होता है, ये सब काम अग्नि महाभूत की प्रधानता के कारण ही संपन्न होते हैं। नेक्स्ट आता है जल महाभूत। जल महाभूत जैसे कि हम इमेजिन कर सकते हैं पानी का क्या है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लूइडिटी या द्रवत्व या लिक्विडिटी। द्रवत्व यानी कि बहने की एक क्वालिटी होना। तो ऑफ कोर्स वो पानी से हम उसमें कोरिलेट कर सकते हैं
इसकी जो तन्मात्रा है वो है रस। रस यानी कि टेस्ट। अब टेस्ट हम कहाँ फील करते हैं, कहाँ से परसीव करते हैं? ऑब्वियसली टंग से। तो इससे जो रिलेटेड इंद्रिय है हमारी बॉडी में, जो सेंस ऑर्गन है वो है टंग, या इसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं घ्राण इंद्रिय, जो कि इस महाभूत का अधिष्ठान है। इसकी क्वालिटीज क्या हैं? लाइट, क्लियर, फ्लूइड एंड लिक्विडिटी, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे जल महाभूत की प्रधानता है? देखिए, बॉडी में पानी कहाँ होगा? जहां पे भी किसी भी चीज को बांधने का काम किया जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके हाथ में, आपके सामने एक सूखी मिट्टी पड़ी है, एकदम सूखी मिट्टी पड़ी है, या सूखा एकदम रेता पड़ा हुआ है, तो क्या आप उसको इकट्ठा करके एक बॉल बना सकते हैं? वो नहीं बनेगी जब तक कि हम उसमें जल नहीं डालेंगे या पानी नहीं डालेंगे। जहां आपने थोड़ा सा भी पानी, इफ यू एड इट टू द ड्राई मड, यू कैन इजिली फॉर्म इट इनटू अ शेप, इट कैन होल्ड, यू कैन बाइंड इट इनटू अ मड बॉल। या फिर रेत है, सैंड है, उसमें आप जितना पानी डालेंगे आप उसको इकट्ठा करके एक शेप दे सकते हैं, एक बॉल बना सकते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या देख रहे हैं कि जल महाभूत क्या कर रहा है? बाइंडिंग का काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में भी सेम ऐसा ही काम वो करेगा, बाइंडिंग का काम करेगा, होल्डिंग का काम करेगा। तो जैसे कि एक तो सबसे पहले हमारा म्यूकस है, उसमें भी जल महाभूत है, क्योंकि म्यूकस में पानी है। सलाइवा है, उसमें भी पानी है, वो भी जल महाभूत की प्रधानता से है। साथ ही साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी अपनी जगह पे होल्ड हो रखे हैं, बंद रखे हैं, वो इधर उधर भाग नहीं रहे हैं। इसके साथ ही साथ जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनमें भी जल महाभूत की प्रधानता होती है। जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है, उसमें भी जल महाभूत की प्रधानता होती है। और इसी पे लेके हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस पे। इसके बाद आता है पृथ्वी महाभूत, लास्ट। पृथ्वी महाभूत क्या है? धरती है, भूमि है। तो इसका जो मेन चीज है, वो मेन फीचर है, वो क्या है? ठोस, कठोरता, हार्डनेस, प्लस भार देना, हेवीनेस देना। तो जो पृथ्वी महाभूत है उसका जो तन्मात्रा है वो है गंध। गंध यानी कि स्मेल। इसको हम कहाँ से सेंस करते हैं? नोज से सेंस करते हैं। तो इसका जो सेंस ऑर्गन हो गया वो हो गया नोज, या इसको जो इंद्रिय हम आयुर्वेद में बोलते हैं वो उसको हम बोलते हैं घ्राण इंद्रिय, जिसको नोज बोला जाता है, उसके रहने का स्थान बोला जाता है। अब इसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या हैं? ड्राई, हेवी, होल्डिंग एंड गिविंग वेट टू एनीथिंग। इसके साथ अब बॉडी में बात करते हैं। तो बॉडी में जो भी भार है, हमारा एक अपना अपना भार होता है, बोन्स का एक भार होता है, मसल्स का अपना एक भार होता है, एक वेट होता है। ये जो भार देने का काम है हर एक ऑर्गन को, वो काम होता है पृथ्वी महाभूत के द्वारा। अब ये सिर्फ तभी नहीं है जब हम बड़े हो गए तो किस ऑर्गन में क्या प्रेजेंट है तो महाभूत तब आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब इन द वोम, जब गर्भ के अंदर ही डेवलपमेंट हो रहा होता है, एक शिशु का निर्माण हो रहा होता है, गर्भ का निर्माण हो रहा होता है, उस टाइम पे भी ये जो पांचों महाभूत हैं इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है आयुर्वेद के हिसाब से, जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे कि जब गर्भ का निर्माण होता है तो एक स्टेज के बाद उसमें जो आकाश महाभूत है वो उसमें एनलार्जमेंट का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, यानी कि उसमें जो सेल्स है उनको एनलार्ज करना या गर्भ के साइज को एनलार्ज करते जाना, वो होता है आकाश महाभूत के कारण। वायु महाभूत का काम होता है विभाजन। विभाजन यानी कि डिवाइडेशन। जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो में, वो 2 to 4 सेल स्टेज पे, फिर 4 से वो 8, फिर 8 से 16, 16 to 32, इस तरह से 2 सेल्स, स्पर्म और ओवम के कॉम्बिनेशन से एक पूरा गर्भ का निर्माण हो जाता है, एक शिशु का निर्माण हो जाता है। वो इसी तरह से होता है कि जो सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। तो हम आयुर्वेद में ये बोलते हैं कि वो मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, वो डिवाइडेशन जो हो रहा है, वो मल्टीप्लिकेशन वात के कारण होता है, वायु महाभूत के कारण होता है। अग्नि महाभूत आता है इसके बाद। अग्नि महाभूत का अपना एक काम होता है, उसमें तेज देना, हीट देना, ऊष्मा देना। फिर जल महाभूत का काम होता है उसमें क्लेदन करना। क्लेदन का अर्थ होता है एक मॉइस्चर देना,
क्योंकि ड्राई डिवाइडेशन नहीं हो सकता, ड्राई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता। साथ ही साथ जो जल महाभूत है, जब एम्ब्रियो बन जाता है, जब शिशु का निर्माण होता है, तो उसके बाहर एक एमनियोटिक सैक होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो भी जल महाभूत के कारण होता है क्योंकि वो फ्लूइड है, पानी है। इसके बाद आता है पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी महाभूत का कार्य होता है भार देना, जैसे कि हमने डिस्कस किया। ऐसे ही वो गर्भावस्था में भी जो भी भार दिया जा रहा है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ऑर्गन्स का निर्माण हो रहा है, उनमें वो उस भार का काम वो करता है। अब हम बात करते हैं त्रिदोष और पंच महाभूतों के रिलेशन की, क्योंकि ये दोनों ही आयुर्वेद के बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स है या पिलर्स है। तो त्रिदोष, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, शारीरिक त्रिदोष कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। इनका रिलेशन होता है इस पंच महाभूतों से, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी हैं। तो जो वात दोष है उसमें प्रेजेंट होते हैं आकाश और वायु महाभूत। जो पित्ता है, पित्ता में प्रेजेंट होता है अग्नि महाभूत। जो कफा है, कफा में प्रेजेंट होता है जल और पृथ्वी महाभूत। तो इस तरह से इनका रिलेशन होता है। साथ ही साथ ये जो पंच महाभूत है, इनका रिलेशन हमारे त्रिगुणों के साथ भी होता है। त्रिगुण यानी कि सत्व, रज और तम। तो जो आकाश महाभूत है वो सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व यानी कि एकदम क्लियर, हम इमेजिन कर सकते हैं जैसे सात्विक प्रकृति, यानी कि जो सच बोलता है, क्लियर हार्टेड है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी भी तरह के उसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे कि हम पहले के जमाने में एक ऋषि मुनि को इमेजिन कर सकते हैं जिनके चेहरे पे एक ग्लो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी सात्विक पर्सनालिटी होती है। वायु को होता है रज महाभूत, रज गुण प्रधान। रज यानी कि बहुत चंचल स्वभाव होता है, हाइपर एक्टिव होते हैं, मेंटली भी फिजिकली भी। एक चीज को एक बार में नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीजों को एक साथ करना होता है। अभी ये भी करना है, वो भी करना है, खाली नहीं बैठ सकते, आराम नहीं कर सकते हैं, दिमाग में हमेशा चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर हम बात करें उसको दोषों के हिसाब से, तो वो होता है वात दोष प्रधान, और गुणों में रज गुण प्रधान। ऐसे ही उससे रिलेटेड होता है वायु महाभूत। नेक्स्ट आता है अग्नि महाभूत। इसमें होती है, इससे जो गुण हम रिलेट कर सकते हैं वो है सत्व और रज। जल महाभूत में होता है सत्व और तम, और पृथ्वी महाभूत में होता है तम। तो ये रिलेशन है पंच महाभूतों का त्रिगुणों से और त्रिदोषों से। फिर हमने बात कर दी एम्ब्रियोजेनेसिस में। एम्ब्रियोजेनेसिस की यानी कि किस तरह से गर्भ के टाइम पे भी इन पांच महाभूतों का एक रोल होता है एक शिशु के निर्माण में, वो तभी से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके बाद हम इसको लेकर चलते हैं, जब पंच महाभूतों की बात कर ली, बॉडी की बात कर ली कि किस तरह से वो बॉडी में रिलेटेड होते हैं, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसको हम लेके चलते हैं आज के सबसे कॉमन एक बीमारी की तरफ, जो कि होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको आप सभी कॉमन भाषा में जानते हैं घुटनों में दर्द। तो देखिए, इसका भी अपना एक आयुर्वेद में नाम है। आयुर्वेदा में हम इसको बोलते हैं संधिगत वात। संधि हम बोलते हैं जॉइंट्स को, और गत वात मतलब जॉइंट्स में जब वात प्रकोपित होके या एग्रवेट होके वहां पे जाके स्थान संचय कर लेता है, तो उसको बोलते हैं संधिगत वात, यानी जॉइंट पेन या ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो पहले मैं आपको इसको ब्रीफ करती हूँ आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से। तो संधिगत वात, हर एक बीमारी का एक निदान होता है, एक कॉज होता है, एक रीजन होता है। वही सेम चीजें आयुर्वेद में भी बताई हैं। तो जैसे सबसे पहले आता है निदान की बात करते हैं हम, इसमें क्या रीजन है संधिगत वात के या ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो आयुर्वेद में हम बताते हैं कि कोई भी वातवर्धक आहार विहार लेने से, वातवर्धक आहार कैसा हो सकता है? जैसे अब कोई बंदा बहुत ही ड्राई खा रहा है, बहुत रूक्ष भोजन रोज रोज लगातार बहुत सालों तक कर रहा है, या बहुत बासी खाना खा रहा है, या एक खाना पचा नहीं उसके ऊपर से दूसरा खाना खा लिया, या पहले डाइजेस्ट नहीं हुआ, ओवर ईटिंग हो गई, या गलत कॉम्बिनेशंस में खाना खा लिया, मिताहार कर लिया, विषमासन कर लिया। विषमासन यानी कि हेल्दी और अनहेल्दी दोनों एक साथ मिला के खा लिया। तो ये सब रीजंस हैं वात बढ़ने के बॉडी में नेचुरली। इसके अलावा विहार जन्य वात प्रकोपक कारण भी होते हैं। विहार यानी कि हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बॉडी में वात बढ़ता जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। तब वो एक लिमिट पे बढ़ जाता है, तब जाके हमें पता चलता है कि अरे हाँ,
अब जाके हमें ये प्रॉब्लम हो रही है या वो प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हुआ होगा। जैसे कि बहुत ज्यादा पैदल चलना, बहुत ज्यादा विमार्ग गमन उसको बताया गया है। अत्यधिक पैदल चलना, अत्यधिक व्यायाम करना। देखिए अति आयुर्वेद में हर चीज की बुरी बताई है, फिर चाहे वो व्यायाम की ही क्यों ना हो, चाहे वो एक्सरसाइज की ही क्यों ना हो, अगर वो भी अति हो जाएगी तो शरीर में वात बढ़ जाता है। तो अत्यधिक विमार्ग गमन यानी कि बहुत रास्ता चलना या बहुत पैदल चलना, रोज रोज, एक बार से नहीं होता, 2 दिन से नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस हैबिट से होता है। फिर अति व्यायाम, अत्यधिक एक्सरसाइज कर देना या रात्रि जागरण करना। रात्रि जागरण यानी कि आप रात रात में लेट सो रहे हैं, जैसा कि आजकल यंगस्टर्स का लाइफस्टाइल है। उसमें क्या है कि बच्चे आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन है, बाहर जा नहीं सकते हैं, तो फोन में चल रहा है, कुछ सीरीज चल रही है, कुछ एक्टिविटीज चल रही है, कोई गेम चल रहा है, वो चलता जाता है। दिन में सोते हैं, फिर शाम को सोते नहीं है, रात रात में 1-1, 2-2 बजे तक लोग जागते हैं, उसके बाद सोते हैं। ये पूरी तरह से हमारा लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इन दोषों का बॉडी में इम्बैलेंस होता है। तो रात्रि जागरण, अगर आप रात में जागते हैं जिस टाइम पे सोना चाहिए, तो एक तो बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होती है और दूसरा वात बढ़ जाता है, जिससे आगे जाके बहुत सारी अन्य प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे जैसे ओल्ड एज आती जाती है, जैसे जैसे हम 50s क्रॉस करते हैं, 40s क्रॉस करते हैं, आजकल के पैरामीटर्स के हिसाब से नहीं है, आजकल तो 20 इयर्स में भी जॉइंट पेन हो रहा है, बट ये मैं आपको ऑथेंटिक जो टेक्स्ट है हमारा आयुर्वेदा का, उसके हिसाब से बता रही हूँ। उन्होंने तो और 80 साल तक जवान बोला है रहने के लिए, बट आजकल तो हम 20 साल में भी जवान नहीं रह पाते हैं। तो इस टाइम इससे क्या होता है कि एक एज के साथ साथ भी वात का नेचुरली बॉडी में प्रकोप होने लगता है। ऐसा देखा गया है कि इसमें जेंडर भी एक रोल प्ले करता है। जनरली फीमेल्स ज्यादा अफेक्टेड होती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक पेन से। इसका कोई रीजन क्लैरिफाइड नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, बट कहीं ना कहीं ऐसा बोला जाता है कि पोस्ट मेनोपॉजल जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, वो कहीं ना कहीं इन जॉइंट्स पे अफेक्ट करता है, और जिसकी वजह से फीमेल्स आर मोर प्रोन देन मेल्स फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसके साथ साथ ओबेसिटी, ओवरवेट। अब अगर वेट ज्यादा होगा तो उनको हमारा बेयर करने वाले जो जॉइंट्स हैं वो नी जॉइंट्स हैं, जो हमारे पूरे शरीर का भार ढोते हैं जब हम चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, अब आप इमेजिन करिए एक टेबल है जिसमें ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत मोटा और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, टॉप है, लेकिन जो उसके लेग्स हैं, जो उसके 4 पैर हैं, वो बहुत पतली डंडी के बने हैं। तो कितने टाइम तक वो उसका वेट ढो पाएंगे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। आप ज्यादा उस पर हैवी काम करेंगे, इधर उधर वर्क करेंगे, साफ करेंगे, कभी ना कभी उसमें वेयर एंड टेयर होने लगेगा, कोई ना कोई उसमें से लेग टूट जाएगा। तो इसी तरह से सेम यही होता है हमारी बॉडी के साथ भी। जो हमारी बॉडी है वो एक तरह से उस टेबल के टॉप की तरह से है, और जो लेग्स है हमारे, वो टेबल के लेग्स की तरह है। अगर हम उस पर बहुत ज्यादा वेट बहुत लंबे समय तक ढोते रहेंगे तो ये जो जॉइंट्स हैं उनमें वेयर एंड टेयर होने लगता है, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कमजोर पड़ने लगता है। अब बात करते हैं संप्राप्ति की, कि होता क्या है। चलो ठीक है, बोल दिया ये सब करने से वात प्रकोपित हो जाता है या बढ़ जाता है या एग्रेवेट हो जाता है, बट वो वात बढ़ गया, वो तो शरीर में बढ़ गया, तो वो घुटनों में कैसे जाएगा? देखिए ऐसा होता है कि जब वात बढ़ जाता है तो फिर उसका काम क्या है? अभी हमने पंच महाभूतों में डिस्कस किया था कि जो वायु है उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? गति करना, मूवमेंट करना। तो वो मूव करेगा। जब वो एक क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ गया तो वो एक जगह पे तो रहेगा नहीं, मूव करना शुरू करेगा बॉडी में। जब मूव करेगा तो वो क्या ढूंढता है? वीक पॉइंट ढूंढता है। जहां पे भी खाली स्थान हो या जो वीक पॉइंट्स होने लगते हैं, वो वहां पे जाके बैठ जाता है, अपना घर बना लेता है वहां पे जाके, और उससे वो धीरे धीरे फिर वहां पे पेन, वेयर एंड टेयर, स्वेलिंग, ये सब करने लगता है। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत हैवी वेट करने से या ज्यादा चलने से या किसी भी चीज से हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमारा वीक पॉइंट बन जाते हैं। तो वो बढ़ा हुआ वात घूमते घूमते स्रोतसों में संधि में हो जाता है, वहां पे जाके वो अपना स्थान संचय कर लेता है, यानी कि अपना अड्डा जमा लेता है, घर बना लेता है, और फिर वहां पे वो अपने सिम्टम्स दिखाने लगता है। तो सिम्टम्स क्या आते हैं इसमें? आप में से बहुत लोगों को पता होगा, सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। हम घुटना चला नहीं सकते, चलने फिरने में दर्द होता है, खोलने में बंद करने में पेन होता है। तो सेकेंड सिम्टम हो गया पेन। किसी किसी को स्वेलिंग भी होती है।
तो इसमें स्वेलिंग भी होगा। किसी किसी को टेंडरनेस भी हो सकता है। टेंडरनेस का मतलब होता है कि हाथ लगाने से उसमें दर्द होता है। तो ये एक इसके इंपॉर्टेंट साइंस हैं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, टेंडरनेस, पेन, स्वेलिंग। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वात जो होता है या जो वायु होती है उसके क्या क्या क्वालिटीज होती हैं या प्रॉपर्टीज होती हैं। वो ड्राई होता है, ठंडा होता है, मूव कर रहा होता है। तो इसका आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, जिसमें हम उपनाह करते हैं, यानी कि पुलटिस बांधना होता है, स्नेहन कर्म करना होता है। स्नेहन कर्म का अर्थ होता है कि हम वहाँ पे ओलिएशन कर रहे हैं, ऑयल कर रहे हैं, ऑयलिंग दे रहे हैं। ऑयलिंग दे रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो वहाँ पे जो दो जॉइंट्स के बीच में एक कार्टिलेज होता है, एक साइनोवियल फ्लूइड होता है, वो घिसने लगता है। तो वो बॉडी में दोबारा तो नहीं बन रहा है, तो हम उसमें बाहर से जानुवस्ती जैसा एक ट्रीटमेंट होता है, उसमें हम गर्म करके डिफरेंट ऑयल यूज करते हैं। डिफरेंट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से वो धीरे धीरे अंदर एब्जॉर्ब होता है। तो जो अब ये जॉइंट्स का मूवमेंट, जॉइंट ऐसे चिपक गए थे तो मूव नहीं कर पा रहे थे, वापस उनमें जब ल्यूब्रिकेशन आता है, ओलिएशन आता है, तो उससे उनकी मूवमेंट बहुत ईजी हो जाती है, बेटर हो जाती है। पेन काफी हद तक मैनेज हो जाता है, स्वेलिंग काफी हद तक मैनेज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें रिलीफ आपको देखने को मिलता है। और देखिए, एलोपैथिक की अगर मैं बात करूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो यही सब उसमें भी बताया हुआ है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज अ एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर ऑफ जॉइंट्स, जिसमें कि जो साइनोवियल फ्लूइड है या जो कार्टिलेज है वो डिजेनरेट होने लगता है। उसमें भी जो उन्होंने कारण बताए हैं, जो कॉजेज बताए, वो एकदम सेम बताए हैं। ओबेसिटी है, ओवरवेट है, एक्सेसिव वेयर एंड टेयर है, एज है, यही सब फैक्टर्स एलोपैथिक साइंस में भी बताए हैं, जो कि हमारी साइंस में, आयुर्वेदा में सेम चीजें हजारों साल पहले उन ऋषि मुनियों ने बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज में भी ऑब्जर्व कर ली थी, और उनको एक साइंटिफिक बेस देके, जो कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं होता बिकॉज बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, बट यही सेम चीज अगर हम कंपेयर करें तो हमारे आयुर्वेदा में भी होता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी सेम रीजंस एलोपैथिक साइंस में भी बताए हैं, सिम्टम्स भी उन्होंने सेम बताए हैं। पेन है, स्वेलिंग है, टेंडरनेस है, हम भी यही बताते हैं। इसका जो मेन सिम्टम होता है वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श। वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श का मतलब होता है जब स्पर्श करते हैं, टच करते हैं घुटने पे, तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा मशक या ऐसा बैग भरा बना हुआ है जिसमें वायु भरी हुई है, हवा भरी हुई है, ऐसा फील होता है टच करने पे। तो देखिए कितना उपमा देके उन्होंने सही बताया सॉरी, कि वात का संधिगत वात का जो मेन फीचर है वातपूर्ण द्वितीय स्पर्श, शोथ होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है। यही सब फीचर्स एलोपैथिक साइंस में भी उन्होंने बताया है, यही सिम्टम्स उन्होंने बताया। उनका ट्रीटमेंट क्या होता है एलोपैथिक में, एकदम सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट है। पेन है तो पेन के लिए NSAIDs हो गया, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या पेन किलर हो गया, या कैल्शियम हो गया, वही ट्रीटमेंट्स है। लेकिन इसको अगर मैं कंपेयर करूं आयुर्वेदा से, तो आयुर्वेदा में हम इसमें पंचकर्मा से ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, और जो क्रेपिटेशंस आती हैं, टक टक की आवाज आती है सीढ़ियां उतरने चढ़ने में, वो बहुत ज्यादा बेटर हो सकती हैं, बहुत इंप्रूव हो सकती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने और फैमिली और फ्रेंड्स जिनको अगर इस तरह की किसी को भी समस्या है, तो आप हमारे संजीवनी कायशोधन संस्थान में जरूर भेजिए। वहाँ इनका पंचकर्मा से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा। साथ ही हम योगा है, नेचुरोपैथी है, सब चीजों को जब हम कंबाइन करके ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत अच्छा होलिस्टिक अप्रोच से रिजल्ट आता है, जिसका और किसी चीज में इतना अच्छा लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट्स हैं। और अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को हमारे साथ जोड़िए, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सके। फ्री इंफॉर्मेशन है, लाइव सेशंस कर रहे हैं हम लोग, मंडे टू फ्राइडे हम योगा सेशन करते हैं, सैटरडे संडे हम आयुर्वेदा सेशंस कर रहे हैं, डिजीज उठा रहे हैं, आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। तो क्यों ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए, ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन पहुंची जाए। तो बस आज के सेशन को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, और अगर आपके किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज अपना चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। मैं चेक कर लेती हूँ अगर किसी के कोई क्वेश्चंस आए हैं तो।